हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर जो पढ़ रहे थे प्रकाश टॉपिक चल रहा था। तो प्रकाश में हम लोग आज जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से शुरू कर रहे हैं। और इसमें देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का धूलकन के द्वारा सभी दिशाओं में बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का धूलकन के द्वारा सभी दिशाओं में बिखरना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश जो है इसमें धूलकन के द्वारा बिखर जाता है, उसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण हैं। तो क्या क्या उदाहरण है जरा देखिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देना प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। समुद्र का जल नीला दिखाई देना प्रकीर्णन। उगता हुआ तथा डूबता हुआ सूरज का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब सुनिएगा जरा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो ये किसके कारण? तो ये वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण होता है। वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण, ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ये वायुमंडल के अनुपस्थिति कारण होता है। तो ये दो घटना याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है और चंद्रमा पर से आकाश काला दिखाई देता है, ये किसके कारण? वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण इसमें प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। तो ये दोनों कारण याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देना और चंद्रमा पर से आकाश काला, ये दोनों जो है वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण होता है। अब बाकी जो ऊपर तीन बताए हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन होगा, समुद्र का जल नीला दिखाई देना प्रकीर्णन होगा, और उगता हुआ तथा डूबता हुआ सूरज का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए जब प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है तो कौन कौन सा रंग होता है उसमें? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है, एक लाइन से ये जो है। तो कौन कौन सा रंग होता है? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। बैजनी पिनाला। बैजनी पिनाला। बै से बैगनी हो गया, जो से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो बैजनी पिनाला। बैजनी पिनाला। ठीक है, बैजनी पिनाला। तो सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, ध्यान रखिएगा। तो बैजनी पिनाला जो है प्रिज्म के बाद जो 7 रंगों में प्रकाश बटता है वो बैजनी पिनाला, बैगनी सबसे नीचे होता है और वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो नीचे से जाइएगा तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सबसे ऊपर होता है। अगर बात किया जाए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक आता है, तरंग धैर्य बताइए किसका होता है? ये 7 रंगों में सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य लाल का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य लाल रंग का। वेग सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वेग भी सबसे ज़्यादा लाल का होता है। ठीक है, वेग सबसे ज़्यादा लाल का। ठीक है, इसलिए वो मुड़ता भी है सबसे कम, वो सीधा निकलता है। तो याद रखिएगा लाल का तरंग धैर्य और वेग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहीं कम बोलेगा तरंग धैर्य, वेग किसका कम होता है? तो सबसे नीचे बैगनी वाला। ठीक है, और यदि अगर बात करें आवृत्ति किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है?
तो बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। बैगनी का होता है। तो तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, आवृत्ति का उल्टा होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उसका आवृत्ति कम होगा, और जिसका आवृत्ति ज़्यादा है उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। उल्टा होता है ना। आवृत्ति कम बोलेंगे तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा बोलेंगे तो तरंगदैर्घ्य कम। उल्टा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बैगनी का आवृत्ति क्या होता है? कम। बैगनी का आवृत्ति ज़्यादा होता है ना। ज़्यादा होता है। बैगनी का आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सुनिए क्या क्या होता है बैगनी का। तो देखिए, विचलन, आवृत्ति, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, ये सब कुछ ज़्यादा होता है। किसका? बैगनी का। तो याद रखिएगा, बैगनी और नीला दो ही को याद रखिए। और सोरियाने के लिए बोलेगा तो क्रम से जानते हैं, बैजनी पिनाला, वो क्रम से सारा गुण होगा। तो सबसे ज़्यादा केवल लाल का याद रखिए। तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे ज़्यादा किसका? लाल का। बस ऊपर वाला का पकड़ लीजिए, लाल का तरंगदैर्घ्य और वेग सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे नीचे वाला है बैगनी। सबसे नीचे वाला बैगनी है। तो बैगनी का क्या क्या ज़्यादा होता है? तो बैगनी का देखिए, आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, ऊर्जा, ये सब कुछ ज़्यादा होता है। किसका? बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, ठीक है। तो अधिक वाला याद रखिएगा, तो कम वाला पूछेगा तो उलट दीजिएगा, और क्या। तो आगे आइए, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो जब असंख्य जलवाष्प प्रिज्म की तरह कार्य करे। जब असंख्य मतलब बहुत सारे जलवाष्प प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है, तब किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का। और ये हमेशा बारिश के दिनों में होता है, ठीक है। इंद्रधनुष जो बनता है बारिश के दिनों में बनता है। बारिश छूट जाता है उसके बाद ही इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो जब असंख्य जलवाष्प प्रिज्म की तरह काम करने लगे तब क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण बताइए क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो बनता है वो 7 रंग दिखता है ना आसमान में। तो 7 रंग पता है कि कैसे बनता है? वर्ण विक्षेपण के द्वारा। तो मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ठीक है। तो इंद्रधनुष का बनना कि मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और भी 2 कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। टोटल 3 कारण होता है इंद्रधनुष बनने के। 3 कारण कौन कौन? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। लेकिन सबसे मुख्य कारण की बात करें तो वर्ण विक्षेपण। मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण, और सहायक कारण में आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो सुनिए, इंद्रधनुष दिखाई देता है सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के विपरीत दिशा में। हाँ, तो इंद्रधनुष का दिखाई देता है सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जिधर से हम लोग अगर देख रहे हैं, जिधर हम लोग इंद्रधनुष देख रहे हैं, सूर्य किधर होना चाहिए? हमारे पीठ के पीछे। हाँ, हमारे पीठ के तरफ होना चाहिए। तो तब ये विपरीत दिशा होता है, ठीक है। पीठ किधर होना चाहिए? सूर्य जो होना चाहिए पीठ के पीछे होना चाहिए। और इंद्रधनुष जो बनेगा सामने। इंद्रधनुष यानी रेनबो जो बनता है 2 तरह का बनता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। तो सुनिए, प्राथमिक इंद्रधनुष किसको कहेंगे और द्वितीयक इंद्रधनुष किसको कहेंगे? 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। वर्ण विक्षेपण एक ही बार होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? एक बार। दोनों में एक बार ही होता है। तो ये याद रखिएगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष,
ठीक है। और वहीं अगर बात करें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन तो क्या बनता है? द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। अब सुनिए, अगर प्राथमिक इंद्रधनुष बने, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो क्या होता है? लाल रंग कहाँ दिखता है? बाहर की ओर। इंद्रधनुष देखिए ऐसे सजा हुआ रहेगा एक लाइन से, तो बाहर की ओर क्या रहेगा? लाल रंग, बाहर की ओर लाल रंग और अंदर की ओर बैगनी रंग। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग और अंदर की ओर बैगनी रंग, और ये जो होता है सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए आँखों पर कितना कोण बनना चाहिए? तो आँख पर 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितना डिग्री? 42 डिग्री। तो याद रखिएगा। वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बनता है बैगनी रंग, बाहर की ओर बैगनी रंग, और अंदर की ओर बनता है लाल रंग, अंदर की ओर लाल रंग, ठीक है। और ये प्राथमिक की तुलना में कम स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। द्वितीयक इंद्रधनुष कम साफ दिखाई देता है और वहीं प्राथमिक इंद्रधनुष ज़्यादा साफ दिखाई देता है। द्वितीयक इंद्रधनुष को देखने के लिए आँख पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 55 डिग्री। द्वितीयक इंद्रधनुष को देखने के लिए आँख पर कितना डिग्री का? 55 डिग्री का कोण बनेगा। अब प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए कितना डिग्री कोण बनेगा? 42 डिग्री, ठीक है। कितना? 42 डिग्री। अब देखिए, प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं? तो प्राथमिक रंग होता है 3। प्राथमिक रंग कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन होता है? नीला, हरा, लाल। हाँ, नीला, हरा, लाल, ठीक है। नीला, हरा, लाल, लाल, ठीक है। नीला, हरा और लाल, RBG, ठीक है। रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ये 3 जो है प्राथमिक रंग है। 3 प्राथमिक रंग होता है। RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। तो मुख्य प्राथमिक रंग जो होता है 3 ही होता है। बाकी जो कलर होता है, बाकी जो कलर बनते हैं यही सब कलर से मिल के बनते हैं। मुख्य प्राथमिक रंग से मिलकर और भी बहुत सारे कलर बनते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कितना होते हैं? द्वितीय रंग भी होते हैं 3। द्वितीय रंग भी होते हैं 3। हाँ, द्वितीयक रंग भी क्या होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, प्राथमिक रंग तो समझ गए। प्राथमिक रंग जो है RBG 3 गो होता है। रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन 3 गो दिखाते हैं कौन होता है द्वितीयक रंग, ठीक है। 3 गो कौन है द्वितीयक रंग? तो देखिए, लाल और नीला को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? लाल और नीला को मिलाइएगा तो बनेगा मैजेंटा। क्या बनेगा? मैजेंटा। नीला और हरा को मिलाइएगा तो पिकॉक नीला, ठीक है। नीला और हरा को मिलाइएगा तो पिकॉक नीला बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? पिकॉक नीला। और वहीं हरा और लाल को मिलाइएगा तो हरा और नीला को मिलाइएगा, हरा और लाल को मिलाइएगा तो पीला बनेगा। फिर से सुनिए, लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा, लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंटा, नीला और हरा मिलेगा तो पिकॉक। हाँ, नीला और हरा मिलाइएगा तो पिकॉक नीला, और हरा और लाल मिलाइएगा तो पीला। हरा और नीला, हरा और लाल मिलाइएगा तो पीला, ठीक है। ये 3 कलर जो मिल के बन रहे हैं ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग कहलाते हैं। एक जो होता है 3 रंगों से मिल के बनता है जिसको सफ़ेद बोलते हैं। कौन कौन से रंग मिलते हैं तो सफ़ेद बनते हैं? लाल, हरा, नीला। RBG को अगर मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? सफ़ेद। तीनों प्राथमिक रंग को मिला दीजिए तो बन जाएगा सफ़ेद, ठीक है। इसका देखिए, इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। टोटल कितना रंग हो गया? 7 रंग। कितना हो गया? 7। तो एक त्रिभुजाकार आकृति पे आप इसको लिख कर याद रख सकते हैं। त्रिभुजाकार शीर्ष पे देखिए आपका क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सबसे ऊपर शीर्ष पे लाल है, फिर नीला है, फिर हरा है,
ठीक है। और बीच बीच में भुजा पर आइए, लाल और नीला के बीच मैजेंटा, और नीला और हरा के बीच पिकॉक नीला, और हरा और लाल के बीच पीला। और देखिए इस त्रिभुज के बीच में अगर बात करें सफ़ेद, क्या हो जाएगा? सफ़ेद। तो इसका ट्रिक देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दूं। क्या कह रहा है? ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दूं। देखिए नीला पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर होता है, तो ये ऐसे कह रहा है एक वाणी कि ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दूं, नीला पिकॉक को हरा पिला दूं। तो पहले इस लाइन को याद रखिए, ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दूं, नीला पिकॉक को हरा पिला दूं। अब इस पूरे कथन में देखिए कौन क्या है, ला से लाल हो गया, अब मैं से मैजेंटा, और नीला से नीला, अब पिकॉक से पिकॉक नीला, ठीक है। और हरा से हरा, और पीला से पीला। तो इसमें टोटल 6 कलर हो गया, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। और सफ़ेद तो जानते ही हैं, 3 गो प्राथमिक रंग मिला दीजिए RBG को तो क्या बन जाता है? सफ़ेद बन जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर याद रह पाता है तो बहुत अच्छी बात है, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। ऐसे तो कन्फ्यूजन, ट्रिक से नहीं याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन होता रहेगा, ठीक है। तो टोटल याद रखिएगा 3 है प्राथमिक रंग और 3 है द्वितीयक रंग, और एक बन जाता है सफ़ेद रंग। अब देखिए वस्तु का रंग बताते हैं, वस्तु का रंग कैसे क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। हरा वस्तु हरा दिखाई देगा किसमें? हरा प्रकाश में। कोई हरा वस्तु है, हरा वस्तु हरा दिखाई देगा हरा प्रकाश में, ठीक है। हरा वस्तु हरा दिखाई देगा हरा प्रकाश में। और किस प्रकाश में? सफ़ेद प्रकाश में। ये 2 प्रकाश में अपना रंग नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। कोई हरा कलर का वस्तु है तो 2 कलर में अपना कलर नहीं बदलेगा, अगर हरा लाइट रहे या फिर सफ़ेद लाइट रहे, हरा प्रकाश रहे या फिर सफ़ेद प्रकाश रहे, हरा का हरा ही दिखेगा। इसके अलावे कोई और लाइट आ जाए, हरा और सफ़ेद के अलावा कोई और लाइट आ जाए तो हरा वस्तु कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। अगला सुनिए, नीला वस्तु कैसा है? नीला कलर का है। और नीला कब दिखाई देगा? तो एक तो सेम कलर में सेम दिख जाएगा। नीला वस्तु नीला दिखाई देगा नीला प्रकाश में, ठीक है। नीला वस्तु नीला दिखाई देगा नीला प्रकाश में। और एक कौन प्रकाश में? सफ़ेद प्रकाश में। सफ़ेद में कोई भी वस्तु अपना कलर नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। सफ़ेद में कोई वस्तु अपना कलर नहीं बदलेगा, और जो वस्तु का कलर है उस रंग में भी अपना रंग नहीं बदलेगा। नीला है तो नीला में भी अपना रंग नहीं बदलेगा, और सफ़ेद में भी नहीं बदलेगा। नीला और सफ़ेद के अलावा कोई भी रंग आ जाए तो नीला का रंग कौन सा दिखेगा? वो काला दिखाई देगा। कौन सा रंग? काला। उसी तरह पीला वस्तु पीला दिखाई देगा किसमें? पीला और सफ़ेद में, ठीक है। अन्य कोई भी रंग आ जाए पीला और सफ़ेद के अलावा तो कैसा दिखाई देगा? काला, ठीक है। उसी तरह लाल वस्तु लाल दिखाई देगा किसमें? लाल और सफ़ेद में। इसके अलावा कोई भी कलर आ जाए लाल और सफ़ेद के अलावा तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। अब सुनिए, काली वस्तु सारे रंग के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। काली वस्तु सारे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए काला दिखाई देता है। सफ़ेद वस्तु सारे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए वह कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए वह सफ़ेद। अब सुनिए, विवर्तन किसको कहते हैं? तो विवर्तन, इसको एक एक शब्द में याद रखिएगा। विवर्तन, तो विवर्तन जो होता है, विवर्तन सबसे पहले में किसका गुण है? तो ये ध्वनि का गुण है। विवर्तन गुण किस में पाया जाता है? ध्वनि में। विवर्तन किस में होता है? ध्वनि में। प्रकाश में विवर्तन नहीं होता,
ठीक है। प्रकाश में विवर्तन नहीं होता है। तो विवर्तन ध्वनि का गुण है, विवर्तन ध्वनि का गुण है। ध्वनि का गुण है। और ये ध्वनि जो है किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। किनारों से मुड़ना विवर्तन। हाँ, अगर ध्वनि किसी किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ सुन सकते हैं। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ सुन सकते हैं, परंतु उसे देख नहीं सकते हैं। किसके कारण? विवर्तन के कारण, ठीक है। वो मुड़ कर जो है ना निकल रहा है आवाज़, तो उसको हम क्या कर पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, विवर्तन किसका गुण है? ध्वनि का गुण है। विवर्तन ध्वनि का गुण है। हाँ, वही देखिए। अब उसके बाद है ध्रुवन, पोलराइजेशन। ध्रुवन सबसे पहले बताइए किसका गुण है? तो ध्रुवन किसका गुण है? प्रकाश का गुण है। ध्वनि ये ध्रुवन जो है प्रकाश में होता है। ध्रुवन किस में होता है? प्रकाश में। प्रकाश में। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है। हाँ, तो पोलराइजेशन का काम जो है, मतलब ध्रुवन का काम प्रकाश में होता है। किस में होता है? प्रकाश में। तो ध्रुवन किसको कहेंगे? किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में मोड़ना। किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में मोड़ना ध्रुवन कहलाता है, ठीक है। किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में मोड़ना, ठीक है। यानी प्रकाश को किसी निश्चित दिशा में मोड़ना ध्रुवन कहलाता है। प्रकाश को किसी निश्चित दिशा में मोड़ना ध्रुवन। और वही ध्वनि किनारे से मुड़ना विवर्तन। ध्वनि किनारे से मुड़ना विवर्तन। तो याद रखिएगा, ध्वनि का किनारों से मुड़ना विवर्तन, अब प्रकाश का एक निश्चित दिशा में मोड़ना ध्रुवन, ठीक है। जैसे देखिए, होलोग्राम या होलोग्राफी, देखते होंगे किताब वगैरह में सटा होता है। होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकता है ना, वो क्या कहलाता है? ध्रुवन। उसका लाइट जो है ना वो चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वो इस एंगल से वो बना होता है कि वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में मुड़ते रहता है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश निश्चित दिशा में मुड़ते रहता है, तो हम लोग को ऐसे से हिलाइएगा तो वो चमकदार दिखेगा। तो होलोग्राम या होलोग्राफी जो चमकता है वो ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। और रूम से आवाज़ अगर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। 3D फिल्म जो होता है, 3D फिल्म हम लोग देख पाते हैं, वो किस गुण के कारण 3D फिल्म है? ध्रुवन। 3D फिल्म ध्रुवन पर आधारित होता है। उसके बाद आइए, व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण क्या होता है समझिएगा। समान आवृत्ति और समान आयाम। समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। समान आवृत्ति और समान आयाम। समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है तो उसको हम व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। और व्यतिकरण के कारण क्या हो जाता है? कहीं ज़्यादा चमकता है तो कहीं कम चमकने लगता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। जैसे देखिए, साबुन के बुलबुले का चमकना। साबुन से जो बुलबुला बनता है, तो साबुन के बुलबुले का चमकना किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। जल पर फैले मिट्टी तेल प्रकाश में चमकने लगता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण, ठीक है। जल पर फैले मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन तेल, वो चमकने लगता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण की खोज किसने किया? यंग। व्यतिकरण का खोज किसने किया? यंग, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला, ये तो लेंस के जैसा काम करेगा। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अब सुनिए, लेंस का अपवर्तनांक μL
लेंस को अपवर्तनांक को क्या लिख रहे हैं? म्यू एल, एल से लेंस, तो लेंस अब म्यू फॉर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, तो म्यू एल हो गया लेंस का अपवर्तनांक। अब म्यू एम, एम से मीडियम, माध्यम का। हाँ माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू एम माध्यम का अपवर्तनांक। अब सुनिएगा यहाँ 3 केस है, 3 कंडीशन जरा बताते हैं लेंस के अपवर्तनांक पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुनिए, यदि लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगा, लेंस की प्रकृति बदल जाएगा। यानी अगर उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगेगा, और यदि अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगेगा। कब? जब लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगा, लेंस की प्रकृति बदल जाएगा। यानी उत्तल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस के जैसा काम करने लगेगा, और अवतल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या, ये समझिए, अगर लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाता है। दोनों रेखाएं जो जाती है प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी? समांतर जाएगी। कैसी जाएगी? समांतर जाएगी। और फोकस जो होता है अनंत हो जाता है। फोकस क्या होता है? अनंत। फोकस अनंत हो जाएगा, फोकस अनंत। तीसरा कंडीशन क्या है? लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो तब क्या हो जाएगा? क्षमता थोड़ा घट जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्षमता घट जाएगा। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षमता P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। तो याद रखिएगा, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से अगर बढ़ जाए तो क्षमता घट जाएगा। लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से बढ़ जाए तो क्षमता घट जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर बात करें लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तब क्या होगा? लेंस बदल जाएगा, लेंस बदल जाएगा। ठीक है। अगर उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस के जैसा काम करेगा, और यदि अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा। ठीक है। तो क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। तो क्षमता का बताइए सही मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रा डायोप्टर होता है या फिर मीटर इनवर्स। मीटर सूक्ष्मदर्शी का बताइए आविष्कार किसने किया? माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? जेड जॉनसन। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रस्का, नॉल एवं रस्का। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो नॉल एवं रस्का, नॉल एवं रस्का, नॉल एवं रस्का। अब आइए, प्रकाशिकीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं? प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर देखिए, यहाँ प्रकाशिक तंतु की खोज बता दीजिए किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर की खोज सबसे पहले किसने किया? नरेंद्र कपानी। ठीक है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया? नरेंद्र कपानी, नरेंद्र कपानी। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर याद रखिएगा किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो सुनिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरण क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो। सघन से विरल, सघन से विरल। तो देखिए, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम से जो जा रही है वो कैसा कोण बनाएगा? कोण आई बनाएगा। पहला माध्यम में कोण आई बनता है और दूसरा माध्यम में जो घुसता है कोण आर बनता है। ठीक है, तो सघन माध्यम में कोण आई बनेगा और विरल माध्यम में कोण आर। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगा। तो याद रखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश किरण को थोड़ा सा और मतलब और थोड़ा सा दूर जाएगा। ठीक है, विरल माध्यम में और किरण को अगर हम झुकाएं और इसको ऐसे करें तो किरण झुकते झुकते अगर 90 डिग्री का कोण बना दे, कोण आर की हम बात कर रहे हैं कि विरल माध्यम में कितना डिग्री कोण बना दे? लंब, हाँ, लंब के साथ कोण आर जो बना दे 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस प्रकार बने कोण आई को क्रांतिक कोण कहते हैं। आई को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मान अगर बढ़ा दें, क्रांतिक कोण अगर का मान बढ़ा दें तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। घटना को जरा फिर से समझिएगा, इसमें क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक कोण दोनों समझाते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो घटना होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगा। सघन माध्यम से विरल। क्यों? सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो अभिलंब से दूर भागते भागते हम लोग कोशिश करेंगे कि विरल में ही आ जाए। क्या आ जाए? विरल में ही आ जाए। ठीक है, तो विरल में आ जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है। विरल में आ जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है। तो कोण आई और कोण आर, जब कोण आर 90 डिग्री बने, कोण आर 90 डिग्री बने तो कोण आई को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। और जब कोण क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो, तब उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कोण आई को ही हम लोग क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, कोण आई को ही क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई को क्रांतिक कोण कब बोलेंगे? जब कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाए। कोण आर का मान 90 डिग्री, तो कोण आई जो बनता है उसको क्रांतिक कोण बोल देंगे। और जब क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा हो, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा कोण बने, तब उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए आगे, तो क्रांतिक कोण बनने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण कैसे बनेगा? तो किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल। और अपवर्तन कोण यानी कोण आर का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री। तो इस प्रकार बने कोण आई को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। अब उसके बाद देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनने का शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के शर्त हैं, पहला तो किरण सघन से विरल माध्यम में होना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में। और क्या? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो
तो इस कोण आई को ही हम लोग बोल देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब उसी माध्यम में लौट जाना, ठीक है। विरल से सघन जा रहा था लेकिन वो विरल से घुसा और क्या हुआ, विरल में ही आ गया, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब सुनिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का बनना, हाँ, मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आंतरिक अंगों की जांच जो इंडोस्कोपी बोलते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, ठीक है। कांच जो है चटक जाने से क्या होता है, चटक जाने पर दरार चमकीला दिखाई देता है, हाँ, कांच अगर चटक जाता है तो उसकी दरार चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सुनिए कुछ है प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र जो कि प्रकाश पर आधारित यंत्र है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है दूरदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे चीज़ को बड़ा में दिखाता है माइक्रोस्कोप, और एक होता है दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, दूर की चीज़ों को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी हम लोग, सूक्ष्मदर्शी के और भी प्रकार है, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर इसी को बोलते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो ये सूक्ष्मदर्शी के प्रकार हैं। और वहीं दूरदर्शी की बात करें, दूर के चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, तो ये खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी को देखते हैं, खगोलीय या फिर आकाशीय या फिर पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव मतलब पृथ्वी पे कोई चीज़ों को, दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग तीन प्रकार के पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, हाँ। एक है गैलीलियो का सूक्ष्मदर्शी, गैलीलियो का सूक्ष्मदर्शी। अब सुनिए प्रकाशीय यंत्र कौन कौन सा होता है और कौन कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। अगर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और मात्र एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस उत्तल लेंस का प्रयोग करने से सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कैसी दिखाई देता है, कैसी दिखाई देगा, उत्तल लेंस में कैसा दिखाई देगा, आभासी और सीधा, आभासी और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में आभासी सीधा और बड़ा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी में। वहीं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नाम से पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जोड़ा, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है आभासी उल्टा और बड़ा, दो गो लेंस प्रयोग करने के कारण इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। उत्तल लेंस में हम लोग जानते हैं कि आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, लेकिन दो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है इसलिए आभासी उल्टा और बड़ा, ठीक है। बड़ा तो बनना ही है, नाम ही है सूक्ष्मदर्शी, छोटे चीज़ को बड़ा में दिखाना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी रहे या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों में बड़ा बनेगा और आभासी, ठीक है। तो एक में सीधा, एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहा है सीधा, दो उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहा है तो उल्टा। उसके बाद देखिए क्या है, खगोलीय दूरदर्शी, दूर की चीज़ों को देखने के लिए मतलब टेलीस्कोप। तो खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, खगोलीय दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा। पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी पे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं और इसमें तीन उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
पार्थिव दूरदर्शी में 3 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और मतलब एक उत्तल लेंस रहेगा तो आभासी, सीधा, बड़ा। 3 उत्तल लेंस रहेगा तो आभासी, सीधा, बड़ा। तो 1 और 3 याद रखिएगा, 1 और 3 अगर उत्तल लेंस रहे तो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा। और यदि 2 और 4 उत्तल लेंस का प्रयोग हो, 2 और 4, तब कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा और बड़ा। हाँ, आभासी, उल्टा और बड़ा। आभासी, उल्टा और बड़ा। उसके बाद देखिए गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी, ठीक है। तो गैलीलियो दूरदर्शी जो है, गैलीलियो दूरदर्शी में 2 लेंस का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। गैलीलियो दूरदर्शी में एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी, उल्टा और बड़ा। आभासी, उल्टा और बड़ा। तो याद रखिएगा, अगर 2-4 लेंस है तो कैसा बनेगा? 2-4 में आभासी, उल्टा, बड़ा। आभासी, उल्टा और 1-3 रहेगा तो आभासी, सीधा। हाँ, आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा। अब देखिए प्रिज्म। प्रिज्म बताइए, प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? 5 सतह। प्रिज्म में कुल कितना? 5 सतह होता है, जिसमें 3 आयताकार होता है। 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार। 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार, ठीक है। तो किरण हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है। किरण हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? आधार की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो प्रिज्म में आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। प्रिज्म में जो इन कर रही है आने वाली किरण को आपतित किरण। अब प्रिज्म के अंदर जो किरण रहती है अपवर्तित किरण, और जब प्रिज्म से बाहर निकल जाती है तो निर्गत किरण। हाँ, प्रिज्म में जैसे ही इन कर रही है तो आपतित किरण, और प्रिज्म में जब इन किया हुआ किरण है तो कौन सा है? अपवर्तित किरण। और जब प्रिज्म से निकल गया तो निर्गत किरण, ठीक है। क्या है? निर्गत किरण, ठीक है। इस दौरान एक विचलन कोण बनता है। क्या बनता है? विचलन कोण। विचलन मतलब मुड़ना, अपने पथ से जो मुड़ता है और इस तरह जो कोण बनाता है, विचलन कोण बनाता है। तो याद रखिए, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? विचलन कोण। विचलन किसके बीच बनता है? आपतित किरण और निर्गत किरण। जैसे ही इन कर रहा है और बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच जो कोण बनता है बीच में, वो क्या कोण है? विचलन कोण। विचलन कोण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण, ठीक है। तो आज हमारा ये प्रकाश टॉपिक जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले दिन जो है अगले क्लास में हम लोग विद्युत धारा शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।